इंट्रोडक्शन दिया, नाम निकिता गौड़ है। वेस्टीज में अभी क्राउन डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। हम लोग दोनों ही इस बिजनेस को फुल टाइम बेसिस पे बिल्ड कर रहे हैं। अपनी जर्नी से मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने का। ज्यादा टाइम तो नहीं है बट जितना भी सिखा पाई 40-45 मिनट्स में आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे के जाऊं। बिकॉज आज आप खाली हाथ आए तो जरूर है बट मेरा वादा है आज आप खाली हाथ यहाँ से जाएंगे नहीं। आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे मेरे से। सो मैं अपने बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो मैं एक छोटे से शहर मुरादाबाद जो कि यूपी में आता है वहां से बिलोंग करती हूँ। जन्म मेरा वहीं हुआ था और पढ़ाई भी मेरी वहीं हुई, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई। एक स्कूल है सोनिया, वहां से मेरी पढ़ाई हुई। 12th करने के बाद अच्छा अगर मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली में आपको पता है कि किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और वही चैलेंजेस मेरे सामने भी थे। बहुत सारी चीजों के लिए तरसते थे हम लोग और बहुत चीजें हमें नहीं मिल पाती थी बिकॉज फादर जो थे मेरे वो पैसा जोड़ रहे थे। और आपको पता है कि पैसा क्यों जोड़ा जाता है। पैसा डेफिनेटली एक लड़की की शादी के लिए जोड़ा जाता है और उसकी पढ़ाई के लिए जोड़ा जाता है। तो वो छोटे छोटे जो चीजें जो हमें चाहिए थी वो कई बार हमें नहीं मिल पाती है। मैं भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर चाहती थी, कई बार मांगती थी, वो नहीं मिलती थी। तो फिर समझ जाती थी, एडजस्ट कर लेती थी कि नहीं डेफिनेटली पापा के पास इतना नहीं होगा और जितना भी दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है। मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे मैं आपको बताऊं स्कूटी से स्कूल में आते थे। बट मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं भी स्कूटी से जाऊं बट मेरे फादर ने मुझे नहीं दिलाई स्कूटी और मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं साइकिल से स्कूल जाती थी और इट्स ओके कोई बात नहीं। वो भी एक जर्नी थी। और अब मुझे वो चीज रियलाइज होती है और मैं सच बताऊं मैंने वेस्टीज इसीलिए करा कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई मैं अपनी बेटी को वो चीज सब कुछ दूं। वो जो मांगे ऐसा मतलब मेरे लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए जब मैं उसको बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस मोमेंट के लिए उस एक मोमेंट के लिए मैंने जो है वो वेस्टीज को मैंने स्टार्ट किया था। तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जब मेरी 12th हो गई थी तो उसके बाद मैं अपना बीबीए करने गई। और मेरे पापा ने मुझे बेस्ट एजुकेशन दी। मैं आपको बताऊं भले ही जो भी उन्होंने सेविंग करी हो उस टाइम हम लोगों को बहुत कुछ नहीं दिया हो बट उन्होंने एजुकेशन में मेरी कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज के लिए, लकी मानती हूँ। बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज में मुझे पता है आज की डेट में लड़कियों के ऊपर पैसा इसलिए नहीं खर्चा जाता क्योंकि पता है कि शादी उसकी हो जानी है, वो दूसरे घर चली जाएगी तो इतना एजुकेशन में पैसा क्यों खर्च करना। ये मेंटालिटी होती है अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी जगह पे। सो ये मेंटालिटी मेरे पेरेंट्स की नहीं थी। वो चाहते थे मैं स्टैंड हूँ और बहुत अच्छा जो भी करूँ वो बहुत अच्छा करूँ मैं। सो बीबीए करना मैं बनस्थली यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे भेजा जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है लड़कियों के लिए। वो उन्होंने मुझे वहां पर भेजा। वहां पे मैंने अपना बीबीए कंप्लीट करा। बीबीए के बाद आप लोगों को पता है ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, राइट। ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन होता है एमबीए करना। बीबीए के बाद मैं कुछ और जॉब भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो बहुत अच्छी कोई सैलरी मुझे मिलती नहीं। मुझे बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। तो सब लोग कैट और मैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। उस टाइम चल रहा था एक दौर होता है ना चलने वाला जो मैं आपको बताऊं एक हवा चलती है। पहले बीटेक की हवा चली थी, उसके बाद एमबीए की हवा चली, सब लोग एमबीए कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 की बात। यस मैं 2010-12 की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम बिल्कुल उस टाइम एमबीए का एकदम दौर चल रहा था और मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उस चीज को लेके। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों करना चाहती हूँ एमबीए। बिकॉज सब लोग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि नहीं मुझे भी करना है। सब लोग बीबीए कर रहे थे तो मैंने बीबीए भी कर लिया। देन एमबीए की बारी आई। कैट भी दिया। कैट मैं आपको बताऊं मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी ना कैट के लिए ना मैट के लिए। कोई कोचिंग नहीं ली, ऐसे ही एग्जाम दे दिया। तो कैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई बट मैट में अच्छा स्कोर कर लिया था तो उसकी वजह से एक कॉलेज मुझे मिल गया दिल्ली में। सो मैं दिल्ली आई और मेरा एक ड्रीम था कि मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है। उस टाइम एक बहुत ही नो एक बच्चे का ड्रीम होता है कि नहीं आपको अच्छी मेट्रो सिटी में जाना है, वहां जाके पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा भी ड्रीम था कि मैं दिल्ली जाऊं और वहां से अपनी एजुकेशन लूं।
सो सक्सेसफुली वो चीज़ हुई। मैंने एमबीए करना स्टार्ट करा और एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यूरिंग, जब मैं पहला सेमेस्टर मेरा ओवर हुआ था, सो आई वाज दी ना टॉप 3 स्टूडेंट्स, मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में थी वहाँ पे। और शुरू से ही मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, बहुत अच्छा स्कोर किया, चाहे मैं अपने 10th की बताऊँ, मैं 12th की बताऊँ, 12th में 95% थे। सो थ्रू आउट मैं एक पढ़ाकू लड़की टाइप थी और ज्यादातर ध्यान मेरा पढ़ाई में होता था। सो सेम इन एमबीए ऑल्सो। और वहां पर मुझे स्कॉलरशिप मिली, मेरी पूरी पढ़ाई एमबीए की स्कॉलरशिप से हुई। तो बहुत अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था। और जब सेकेंड ईयर आया, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हो गई। और आप लोगों को पता है कि जब कंपनीज आती हैं तो दिल में धुक 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 शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, बिकॉज बहुत लिमिटेड कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। हर 100% प्लेसमेंट जो बोला जाता है कि 100% प्लेसमेंट है उस कॉलेज की, वो ऐसा कभी भी नहीं होता है। 50% भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 50% लोगों को भी प्लेसमेंट मिल जाए तो। सो 50% लोगों को ही प्लेसमेंट मिलती है ज्यादातर। मेरा मैं आपको बताऊं, पहली ही कंपनी जो आई थी, मैं उसमें बैठी। मैं तो बस ट्रायल के लिए बैठी थी कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि उससे पहले कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं था, आइडिया नहीं था कि क्या होता है ये। ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ था, कुछ और भी टेस्ट वगैरह थे, है ना, जीडी भी था, ग्रुप डिस्कशन भी था। तो बिल्कुल एकदम नई चीज थी मेरे लिए। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मैं आपको बताऊं पहली ही कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था और बड़ा बुरा भी लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि मेरे फादर ने इतने पैसे मेरी पढ़ाई के ऊपर, मतलब पढ़ाई में खर्च करे हैं इतने ज्यादा, और जो जॉब मिली है वो कितने की मिली है, सिर्फ 15,000 रुपए की। बड़ा दुख हुआ मुझे कि मैं इस 15,000 रुपए में नोएडा जैसी जगह पे, नोएडा में जॉब लगी थी, तो नोएडा जैसी जगह में मैं क्या करूंगी और कैसे करूंगी, ये सारी आपकी चीजें। हकीकत है मैम, ऐसा ही होता है। जनरली हम लोग जब बिल्कुल। पढ़ाई करते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन जब जॉब मिलती है तो सारे लगता है कि टूट गए, चकनाचूर हो गए। तो ये मेरे ख्याल एग्जैक्टली। से हर किसी के साथ ये सिचुएशन आती है जो आप अपने बारे में बता रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल और मैम। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, जो हाईएस्ट वहां से गया था प्लेसमेंट, जो सैलरी गई थी, दैट वाज अराउंड 20,000, नॉट मोर देन दैट। 20,000 जो था वो हाईएस्ट गई थी। तो मैं पहली कंपनी में बैठ गई थी। तो ये आप बोलो कि मेरे लिए तो बैड लकी था कि जो मिल रहा था मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, और मैं सेकंड के लिए ट्राई भी नहीं कर सकती थी, मुझे उसी में ही जाना था। तो मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आइडिया मिला कि लोग करते कैसे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं 2 घंटा में ट्रैवल करके जाती थी, क्योंकि मैं साकेत की तरफ रह रही थी, वहां पे साउथ में, साउथ साइड रह रही थी। और 2 घंटा ट्रैवल करके जाना, 2 घंटा ट्रैवल करके आना, इतनी हालत खराब हो गई थी। और मुझे ना रियलिटी पता चल चुकी थी कि दिल्ली में रहने की रियलिटी। रियलिटी क्या होती है, क्या होती है। एक्साइटमेंट जितना था ना वो सब निकल चुका था मेरा। और लगभग 1 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वापस मुरादाबाद, जो अपना मेरा शहर था, वापस आना पड़ा। कुछ पर्सनल रीजंस थे, मेरे मम्मी पापा ने बुलाया मुझे वापस, क्योंकि मेरे दादा दादी की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर फॉर देम। तो मुझे वापस आना पड़ा। और यहाँ पर जब मैं वापस आ गई अपनी जॉब को छोड़ के, बुरा मुझे लग रहा था, बट ऑफ कोर्स फैमिली इज फर्स्ट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब मुरादाबाद, इतना छोटा सा शहर है, यहाँ पे करूंगी क्या। वो मेरे लिए व्हाट नेक्स्ट था कि यहाँ पर या तो मैं अपने करियर को क्विट कर दूं, या फिर मैं एक ऐसा ऑप्शन चूज कर लूं जो शायद मेरे लिए बना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज भी नहीं थी, छोटा शहर है, कंपनीज नहीं होती है। दो ही ऑप्शन मेरे पास थे, या तो मैं बैंक की जॉब कर लूं, या फिर मैं किसी टीचिंग लाइन में चली जाऊं, टीचर बन जाऊं। सो मैंने सोचा कि नहीं, टीचिंग इज मोर बेटर देन बैंकिंग जॉब, क्योंकि मेरे को सिटिंग वाला अच्छा नहीं लगता था कि पूरे दिन कंप्यूटर लैपटॉप के आगे पूरा दिन बैठे रहो। सो मैंने एक दो स्कूल्स में इंटरव्यू दिए एंड लकीली हो भी गया। जबकि मैं आपको बताऊं मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैंने कोई बीए एमए नहीं करा था, मेरी एक प्रोफेशनल डिग्री थी। बट शायद कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी थी, और कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त का था। तो इस वजह से शायद मेरा सिलेक्शन भी हो गया और विदाउट बीएड मुझे जॉब भी मिल गई। अच्छी सैलरी दे रहे थे तो मैंने करना शुरू करा। 4-5 साल मैंने लगभग यहाँ पे जॉब करी, और बिल्कुल मेरा चेंज हो चुका था। मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट से बिल्कुल एजुकेशन लाइन में आना बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होता है। बट धीरे धीरे सीखना शुरू करा कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली हो गई सब चीजें। एंड देन शादी हो गई।
और हर लड़की की लाइफ में ये आता ही है जब शादी होती है। और शादी होने के बाद मुझे जॉब को क्विट करना पड़ा बिकॉज मैं एनसीआर वापस शिफ्ट हो रही थी। और एनसीआर जब मैं शिफ्ट हो गई तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। मैं अपने करियर को कंटिन्यू करना चाहती थी, वहां पर जाके मैं फिर से जॉब देख रही थी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारा जो माइंडसेट जो ट्रेन किया जाता है ना बचपन से, वो जॉब के लिए किया जाता है। मम्मी पापा चाहते हैं कि बहुत पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो, ताकि बहुत अच्छी जॉब आप लोगों को मिल जाए। कभी हमें कुछ स्टार्टअप के लिए या कभी किसी बिजनेस के लिए या कभी किसी और चीज के लिए मोटिवेट ही नहीं किया जाता। बस एक ही होता है, या तो गवर्नमेंट जॉब कर लो या प्राइवेट जॉब कर लो, बट करनी जॉब ही है। मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी, मेरी भी ट्रेनिंग इस अकॉर्डिंग हुई थी कि बेटा बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, और अच्छी एजुकेशन करके क्या करना है, एक अच्छी सी जॉब। वो क्या होती है, 20-25 हजार रुपए की एक अच्छी सी जॉब जो है वो करनी है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे फादर चाहते थे मैं जॉब को कंटिन्यू करूं, और मेरा माइंडसेट भी ऐसा हुआ हुआ था। तो शादी के बाद फिर से मैंने बीएड किया और एजुकेशन ली। पापा ने बोला बेटा और पढ़ाई करो और अच्छी जॉब मिलेगी। तो बीएड करने के बाद फिर एक अच्छी जॉब मिल गई वहां पे, स्कूल में। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है वो गाजियाबाद का, जहाँ मैं पढ़ा रही थी। और लगभग 1-1.5 साल मैंने पढ़ाया। देन मेरी बेटी हो गई, और अब जब मेरी बेटी हो गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था सारी चीजें कर पाना, एक फैमिली को भी मैनेज कर पाना, नो बेटी को भी मैनेज कर पाना, और उसके साथ साथ जॉब को भी देखना। बहुत सारा नो मेस क्रिएट हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जॉब कर क्यों रही हूँ। ना मैं उधर 100% दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी फैमिली को 100% दे पा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी जॉब की वजह से। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब। मैंने मतलब निर्णय लिया कि मैं एक हाउसवाइफ बन के रहूंगी, और लेटर ऑन डिसाइड करूंगी कि क्या करना है। अभी फिलहाल जो है वो फैमिली को टाइम देना, अपने बच्चे को टाइम देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। जैसे कि आपने देख रहे हो, मुरादाबाद में मेरा जन्म हुआ था। ऐसी ही कुछ लाइफ थी, और ऐसे ही सबकी होती है। राइट। इसी तरह की यस जिंदगी यस। होती है हमारी। हमारे फादर मोमेंट, वो जो मोमेंट, एक जस्ट कुछ सेकंड के लिए मैम एक क्वेश्चन आएगा। वो मोमेंट था कि एक वर्किंग वुमेन के लिए अपनी जॉब को छोड़ करके हाउसवाइफ वाले रोल में आना, वो वो आपकी जो माइंडसेट था, वो जो फीलिंग थी या जो भी चीजें थी मैम, वो भी थोड़ा सा शेयर करते चले तो बहुत अच्छा होगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि उसका एंड रिजल्ट क्या रहा, उसकी वजह से क्या चेंजेस मेरे अंदर आए। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये डिसीजन लेना कि मुझे जॉब को यस क्विट करना है, बट उसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश भी करी कि मैं अपनी बेटी को, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, कि उसको नो प्ले स्कूल में या फिर किसी मतलब बोर्डिंग में या फिर कहीं भी एडजस्ट करूं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं। बट बहुत बुरा फील हो रहा था मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने 1 महीना ये ट्राई भी करा और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पूरी तरीके से सोच लिया था कि नहीं, मैं अब फैमिली को टाइम दूं, मैं अपनी बेटी, बिकॉज जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज में होता है और अगर मदर उसको उस टाइम टाइम ना दे तो वो आगे जाके उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो मैं नहीं चाहती थी। डिसीजन लिया, और उसके साइड इफेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या हुए थे। तो इस तरीके की कुछ लाइफ थी, आप देख पा रहे हो। ऑटो में शेयरिंग ऑटो हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम ऑटो पूरा बुक कर लेते हैं तो उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, और जब शेयर में चलते हैं तो वो 10 रुपए 5-10 रुपए में काम हो जाता है। तो इसी तरीके की मिडिल क्लास वाली जिंदगी थी, इस तरीके की लाइफ जो थी वो चल रही थी, और ये चैलेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आ चुके थे। मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ की जिंदगी बिता रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू माई जॉब। मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एक बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ हो गई थी पूर्णिमा जी। मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग में सुबह उठना, वही ब्रेकफास्ट बनाना, यस। फिर लंच करना, घर के काम करना, रात को बस वही टीवी देखना, बहुत है सारे ना। लोग और रिलेट कर पा रहे होंगे मैम, बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। यस या सो एक नॉर्मल हाउसवाइफ की जो जिंदगी होती है, वही गॉसिपिंग एंड एवरीथिंग, ये सब चल रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इस लाइफ में बहुत फोर्सफुली थी, मैं चाहती नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत करियर ओरिएंटेड लड़की रही हूँ शुरू से। मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ। जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट करा था, मैं आपको बताऊं, मैंने एक भी पैसा अपने फादर से नहीं लिया किसी भी चीज के लिए। मैं जितना भी अर्न कर रही थी, मैं कोशिश मेरी यही रहती थी कि मैं अपने खर्चे उसी में ही निकाल लूं, अपने पापा के ऊपर और बर्डन ना क्रिएट करूं, बिकॉज ऑलरेडी शादी का एक बहुत बड़ा वो चीज होती है, एक खर्चा यस। बहुत बड़ा होता है, और फादर को पैसा बहुत जमा करना पड़ता है। उसके बाद मुझे पता है कि 30-35-40 लाख रुपए लगाने के बाद क्या होता है। मैं नहीं चाहती थी कि कभी ऐसा हो। सो मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था। अच्छा, मैं कुछ सोचूं कि बिजनेस का मैं कोई स्टार्टअप कर लूं, तो मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं था, ना ही मुझे कोई बिजनेस करना आता भी था। मैनेजिंग जॉब, हाउस
डिफिकल्ट हो चुका था मेरे लिए, और मैं अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रही थी। मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल था, मुझे पता था कि मैं जिस काम पे भी हाथ रखूंगी मैं वो काम कर लूंगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है मेरे अंदर शुरू से। और जो भी काम करती हूँ उसको 100% देती हूँ, या तो नहीं करती बिल्कुल जीरो कर देती हूँ, और अगर करती हूँ तो उसमें पूरा 100% देती हूँ। सो ये सब चीजें चल रही थी। एंड देन थोड़े टाइम के बाद कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे साथ होने लगे। जब मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ वाली लाइफ को मैं जी रही थी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हुए धीरे धीरे करके। जब वो हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले गए, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर सुमांशु सर, आपको पता होगा, सब लोग जानते होंगे, हम दोनों ही डॉक्टर के पास गए। जब हम डॉक्टर के पास गए, तो मैंने डॉक्टर से अपने डिस्कस करे कि ये सारे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ हो रहे हैं और इसके लिए अब क्या करना होगा। मतलब मुझसे सजेशंस लिए मैंने उनसे कि क्या है। सो उन्होंने मेरे से बस एक ही बात पूछी कि निकिता, ये बताइए आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे माइंड में तो कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि मैं उनसे कोई और चीज डिस्कस कर रही थी और वो मुझसे कोई और क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे। सो बहुत देर तक उन्होंने मेरे अंदर छानने की कोशिश करी, बार बार पूछते गए कि नहीं, कुछ तो है बात जो तुम्हें पिंच कर रही है, कोई तो बात है तुम्हारे अंदर जो तुम डिस्कस नहीं कर रही हो, और कुछ है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो एट द एंड उन्होंने मुझे बस एक लाइन बोली, जिसने मेरी जो थी वो आगे की जिंदगी बदल दी, मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ उस इंसान का, उस डॉक्टर का, जिन्होंने वो वर्ड बोला। और शायद अगर वो वर्ड बोलते नहीं मुझे वो, तो मेरी लाइफ में वेस्टीज भी नहीं आता और मेरी जिंदगी चेंज भी नहीं होती। वो वर्ड ये था मेरे से कि बेटा तुम डिप्रेशन में जा रही हो धीरे धीरे करके। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या बीमारी है, मुझे तो पता भी नहीं है इसके बारे में कि ये होती क्या है। बिकॉज एग्जैक्टली मैंने मुझे ये वर्ड तो पता था, बट इसके बारे में, मुझे इस बीमारी के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता थी कि ये किस वजह से होती है, क्या होती है। सो जब हम मैं और मेरे हस्बैंड सुमाशु सर, हम लोग जब वापस आए घर पे, तो वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। हमने बैठे बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद सिर्फ एक डिसीजन लिया कि अब खाली नहीं बैठना। बिकॉज खाली बैठने से ही, और जो वो माइंड में मेरी चीजें चल रही थी कि मैं अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर रही हूँ, घर में खाली बैठी हुई हूँ और नहीं यूटिलाइज कर पा रही हूँ अपनी स्किल्स, शायद यही चीज मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, ये लाइफ डिजर्व नहीं करती शायद मैं। तो वो चीज मुझे अंदर अंदर पिंच कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो गए। और वो हेल्थ इश्यूज के साथ साथ मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी। तो उस दिन एक डिसीजन लिया कि खाली नहीं बैठना। अब व्हाट नेक्स्ट, अब मेरे सामने मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, मैं क्या करूं। बिकॉज मैं जॉब नहीं कर सकती थी, ये तो मुझे बहुत क्लियर था कि मैं अपनी बेटी के साथ जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रही थी जहां पर कोई उसको संभालने के लिए भी नहीं था। मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं रहते, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीन ही लोग रहते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए डिसीजन लेना। सो सुमांशु सर ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पहले से कर रहे थे, किसी और कंपनी में थे वो। बट मैं आपको सच बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने ज्यादा उनसे ना ही कभी बातचीत करी इस बारे में, ना ही कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया इस फील्ड को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बीइंग अ गर्ल कि ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। बिकॉज लास्ट कंपनी जो उनकी थी, मैंने देखा था बहुत सारी लड़कियां वहां पे नहीं थी, इवन हाउसवाइफ्स तो बिल्कुल भी नहीं थी, और लड़कियों की बात करे जाए तो वो तो और भी नहीं थी। सो मेरे को लगता था ये लड़कियों का काम ही नहीं है, ये लड़कों का काम है। सो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं कभी कर नहीं पाऊंगी। बट देन जब उन्होंने स्विच किया वेस्टीज में, जब वो वेस्टीज में आए, और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम जो थी वो विशाली बाली मैम से जब डिस्कस करी, जो यहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट है, उनसे डिस्कस करी, और उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स मुझे रिकमेंड करे कि ये सप्लीमेंट्स आप इसको देना स्टार्ट करो। तो मैं आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ये सप्लीमेंट्स नहीं खाऊंगी, बिकॉज ये एक ऐसी दवाइयां है, मैं बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कैसे खा सकती हूँ। ये वो जो हम लोगों का थॉट प्रोसेस जनरली होता है जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं, इजी नहीं होता सामने वाले के लिए वो सप्लीमेंट्स एकदम से स्टार्ट कर देना। तो यही थॉट प्रोसेस मेरा भी था। शुरू में मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बट देन एक दो बार जब मेरी खुद वैशाली वाली मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया और गाइड करा। मैंने फिर जो हमारी हेल्थ मीटिंग होती है, मैंने वहां पर उन सप्लीमेंट्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस, मतलब वहां पर मैंने देखा इसके बारे में, पढ़ा इसके बारे में सब कुछ। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये एक फूड है और ऐसी कोई दवाई नहीं है, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है, खाने में कोई बुराई नहीं है। मैंने लेने स्टार्ट करे। तब तक भी मैं श्योर नहीं थी कि मैं वेस्टीज करूंगी या नहीं करूंगी। बट देन एक महीने के अंदर, विद इन अ मंथ, मुझे वो रिजल्ट मिलने शुरू हो चुके थे। और वो जो बीमारी मुझे मेरे अंदर थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, जो हेल्थ इश्यूज मैं फेस कर रही
थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। 1 डेढ़ महीने के अंदर मुझे रिजल्ट दिखने लगा था। सो वहां पर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली, और जब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो बिजनेस कितना जबरदस्त होगा। फिर मैंने डीप जाना शुरू करा, इस बिजनेस को समझना शुरू करा कि ये बिजनेस होता कैसे है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी, स्पेशली गर्ल्स की, लेडीज की। उसने मुझे और अट्रैक्ट करा कि नहीं, इस वो मेरा जो माइंडसेट हुआ हुआ था कि नहीं गर्ल्स नहीं करती हैं, लेडीज नहीं करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, वो मेरा टूटा यहाँ से। और वहां से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि इफ दे कैन डू इट व्हाई कैन नॉट मी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे पास तो और अच्छी स्किल्स हैं, और मेरी इतनी एजुकेशन इतनी अच्छी है, और इस काम को करने के लिए ना तो स्किल्स चाहिए ना एजुकेशन चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए, दैट इज योर विल। अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो मैटर नहीं करता, कितनी पढ़ाई करी है, क्या एक्सपीरियंस है, बस एक ही चीज मैटर करेगी कि आप करना चाहते हो। तो वहां से मैंने डिसाइड करा, और इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम बेसिस पे अपने हस्बैंड के साथ बिल्ड करना शुरू करा। आज से लगभग 2.5 साल पहले हमने टीम यूनाइटेड की शुरुआत करी थी। और अगर मैं टीम यूनाइटेड की बात करूं आपसे, जिस टीम में मैं हूँ, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, और लगभग हम 30 कार्स, मतलब हमारी टीम में लोग 30 से ज्यादा कार्स ले चुके हैं। और यहाँ पर खुशी होती है कि खुद तो हम पैसा कमा रहे हैं, बट टीम में भी पैसा जा रहा है। उस बात की और खुशी होती है कि टीम के लोग भी कमा रहे हैं, टीम के लोगों के घर में भी खुशियां जा रही हैं, टीम के लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो रही है। और ना इस तरीके से मैंने इस बिजनेस को करना शुरू करा। कुछ मैं आपको फोटोज भी शेयर करूंगी। यहाँ पे हम लोग की ट्रिप्स हुई, घूमना शुरू करा। उससे पहले तक मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी भी ट्रिप का पार्ट नहीं बन पाती थी। रीजन बीइंग क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और जॉब में छुट्टी नहीं मिलती थी। यू कैन अंडरस्टैंड, एक छुट्टी के लिए भी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि एक छुट्टी मिल जाए तो चले जाए, बट वो मिलती नहीं थी। बट यहाँ पर आने के बाद वो जो फ्रीडम मिली, टाइम फ्रीडम मिली, मनी फ्रीडम मिला, वेस्टीज में आने के बाद, वो बहुत जबरदस्त था। और इसी के चलते घूमना शुरू करा, ट्रिप्स पे जाना शुरू करा। ये गोवा की कुछ है, ये नैनीताल की पिक्चर्स हैं। इस तरीके से धीरे धीरे धीरे, और ये जबरदस्त ना चीज आई हमारे घर के अंदर। और वो मोमेंट इतना अच्छा था जब 14 फेब को, यस अभी 14 फेब आने वाला है, मैं लास्ट 14 फेब की बात कर रही हूँ 2021 में। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट करी 14 फेब को, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। इतना जबरदस्त सरप्राइज था ये मेरे लिए, या इतना जबरदस्त सरप्राइज था। बिकॉज हस्बैंड्स या फिर नो जनरली क्या देते हैं, रेड रोज देते हैं, बट मेरे घर में रेड मर्सिडीज आई उस दिन। तो बड़ा अमेजिंग फीलिंग थी, सेलिब्रेशन था। और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतनी महंगी कार, हम लोग सपने के सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतनी महंगी कार हम लोग खरीद भी सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। इससे पहले भी हमारे पास 2 कार्स थी, बट नो लग्जरी कार की फीलिंग ही अलग होती है। जब आपके घर में ना लग्जरी कार आती है तो अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो उनकी तरफ से हम लोगों को एक डिनर डेट भी उस दिन मिली 14 फेब को। मर्सिडीज की तरफ से हम लोग गए, वहां पे भी गए थे। तो ये सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स है कि मेरी पूरी फैमिली है, हम लोगों ने साथ में ना सेलिब्रेट करा उस मोमेंट को। ये मेरी बेटी है नीचे ना। तो इस तरीके से ना लाइफ आगे बढ़ने लगी। मैं जो लड़की, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी लड़की थी, इतना हेजिटेट करती थी 2 लोगों के सामने बोलने में। ऑल्दो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत थी, अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट हेजिटेशन थी किसी के सामने बोलने में। राइट, सो वो हेजिटेशन धीरे धीरे करके खत्म होने लग गई। क्यों? क्योंकि आपका काम ही यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करना है, आपका काम ही यहाँ पे लोगों से बातचीत करना है। और जितने ज्यादा लोगों से आप बातचीत करते हो, जितने ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, नो आपकी नो अंदर जो डर होता है, जो हेजिटेशन होती है, वो धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाती है। जब मैं इस बिजनेस में आई थी, हम लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था वेस्टीज के बारे में। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से कंपनी है और किस मतलब कैसे रन होती है, क्या इसके ना पॉलिसीज है, ज्यादा हम लोगों को नहीं आइडिया था। तो मैंने एक नई आईडी से शुरुआत करी थी। मैंने एक नई आईडी लगाई, क्योंकि हम लोग अनअवेयर थे इस बारे में कि हस्बैंड वाइफ की सेम आईडी होती है, सेम आईडी पे वो लोग काम करते हैं। तो मैंने एक सेपरेट आईडी लगा के, बिकॉज मैं चाहती थी मैं जीरो से काम करूं। इंसान जब जीरो से काम करता है ना पूर्णिमा जी, तो वो सारी चीजें सीखता है ग्राउंड पे जाके कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं कुछ लेना नहीं चाहती थी कि नहीं एक हस्बैंड ऑलरेडी काम कर रहा है तो उनका नो वो ले लिया पद पूरा, और नो आगे से स्टार्ट करा। मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहती थी। सो जीरो से मैंने स्टार्ट करा, खुद ही टीम बनाई, खुद ही सब कुछ किया, खुद ही बिल्ड करा, खुद प्लान लेने जाती थी, खुद फॉलो करने जाती थी, होम मीटिंग्स लगाती थी। आता कुछ भी नहीं था, बट यूट्यूब पे देख देख के और
थोड़ा सा हस्बैंड के साथ ना गाइडेंस ले लेके मैंने करना शुरू कर दिया। और वो आईडी जो थी वो स्टार डायरेक्टर लेवल तक पहुंच चुकी थी। बट जब दीपक सूद सर से हम लोगों की बात हुई पर्सनली, तो उन्होंने बोला नहीं, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी से करो, आप लोग अलग अलग आईडी से नहीं करना है आपको। सो देन वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, हम लोग कॉमन आईडी से करते हैं। यस तो हमने यस, कॉमन आईडी एज से अ करा। लेडीज आपने अपने आप को प्रूव कर ही दिया कि मैं खुद के बल पे भी यहाँ तक जा सकती हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं प्रूव करना चाहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, और इस बिजनेस को ऐसा कुछ भी नहीं है कि अकेले भी बिल्ड किया जा सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप अकेले नहीं कर सकते, और बहुत सारी गर्ल्स हाउसवाइफ्स अकेले ही यहाँ पर करती हैं। सो इस तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेना शुरू करा, सेमिनार्स लेना शुरू करा। और ये जो हमारा हाईएस्ट चेक वेस्टीज से जो हमारा गया है, दैट इज 3.5 लाख रुपए का लगभग हाईएस्ट पे आउट हमारा यहाँ से रहा है। अगर एवरेज पे आउट की बात करूं, हर महीना जो पे आउट हमारा होता है समथिंग बिटवीन 2.5 लाख, इतना मिनिमम हम लोगों का रहता है। तो अभी पूरी कोशिश जारी है कि जल्दी से यूथ में आना है, और जो दीपक सूद सर जो प्रोग्राम कंडक्ट कराने हैं उसमें जाना है। तो ये पूरा हमारा टारगेट है, और इस ईयर के एंड तक हम बाय गॉड ग्रेस हम लोग का टारगेट है कि हम लोग उसका पार्ट जरूर बनेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू कि आपने एकदम बेस्ट बिजनेस चूज किया है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे एज वेल एज मेंटली भी ग्रो करेंगे, है ना। जो हमारा माइंड सेट होता है, मैं डिप्रेशन से इसलिए बाहर निकल पाई, मैं आपको उसका एक बहुत रीजन बताऊंगी। वेस्टीज के सप्लीमेंट्स ने तो हेल्प करी, उसके साथ साथ मेरी बुक पढ़ने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। उससे पहले मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी। मैं थक चुकी थी अपनी लाइफ से, बुक्स पढ़ पढ़ के। मुझे ऐसा लगता था 12वीं कक्षा तक बुक पढ़ी, देन बीबीए किया, फिर पढ़ी, एमबीए किया, फिर पढ़ी, बीएड किया, फिर पढ़ी, तो कब तक पढ़ती रहूंगी। तो मेरे खत्म हो चुका था इंटरेस्ट कि अब और नहीं पढ़ना है। बट यहाँ पर आके मुझे समझ में आया कि वेस्टीज में मैं ग्रो नहीं हो पाऊंगी जब तक मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगी, जब तक मेरी बुक रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर बुक्स पढ़नी शुरू करी, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, मूवीज देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी डिप्रेशन से बाहर निकलने में। वो किताबों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी उस टाइम। पूरा जो मेरा रूटीन रहता था, सुबह से लेकर रात तक का जो रूटीन होता था, वो यही होता था कि घर के काम जल्दी से फिनिश कर लो और फिर फील्ड पे निकल जाओ, या फिर जूम के माध्यम से, क्योंकि कोरोना भी आ गया था बीच में, तो जूम के माध्यम से जो है वो फोन के माध्यम से प्लान दिखाओ, मीटिंग्स लोग, तो पूरा शेड्यूल मेरा ऐसे ही टाइट रहता था। और बीच में ऑटोमेटिकली बेटी अपने आप मैनेज हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है। बिकॉज ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की ताकत ही यही है कि ये आप अपने वर्किंग आवर्स खुद सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे आज भी याद है, मैं होम मीटिंग्स लेने जाती थी, या किसी भी मीटिंग, आज भी मैं कोई मीटिंग लेने जाती हूँ तो मैं अपनी बेटी को साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं उसको कहीं और छोड़ नहीं सकती। मेरे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है मैं उसको जहाँ छोड़ के जाऊँ। मैं आज उसको लेके जाती हूँ, एंड शी इज ऑटोमेटिकली, वो ट्रेन हो चुकी है, उसको पता है कि वहां पर कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बैठना है। वो वहां शोर भी नहीं मचाती, उसको पता है। और मैं कुछ उसकी बुक्स कैरी करती हूँ जहाँ पर वो आराम से बैठ के अपना कलरिंग करती है या फिर पढ़ाई करती रहती है चुपचाप। एंड शी नोज हाउ टू बिहेव, कैसे बिहेव करना होता है। मम्मा को, उनको उसको पता है कि मम्मा मीटिंग लेने जाएगी और मम्मा के लिए मीटिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने इस तरीके से उसको ट्रेन कर रखा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपकी विल पावर है आपके पास, नो, आप कैसे भी किसी भी सिचुएशन में वो चीज मैनेज कर सकते हो, मैटर नहीं करता। राइट। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना भी चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे लेके जाएंगी। वो टू सीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो, आप चाहो डायरी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला सी जो होता है सी स्क्वायर में, दैट इज कंसर्ननेस। मतलब आप अपने काम के प्रति कितना कंसर्न्ड हो, कितना कंसर्न हो, आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है इस चीज को लेके कि नहीं आपको करके दिखाना है, नहीं आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो कितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई है वो भी बहुत मैटर करता है। आप कितने कंसर्न हो, आपने इस बिजनेस को, कई लोग बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं बट उसके लिए कंसर्न नहीं होते हैं, जस्ट ट्राई ऑन बेसिस पे करते हैं कि करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मैंने कभी भी इसको ट्राई वाला एटीट्यूड नहीं लेके आई। मैंने कहा नहीं, अगर करना है तो यही करना है और करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि यस मैं भी ये काम कर सकती हूँ।
दूसरा जो सी होता है दैट इज केपेबल। आप कितने केपेबल हो, केपेबल तो आप बन जाओगे। मैं आपको बता दूं, आपकी नो अप्लायंस आपको हेल्प कर देंगी, आप मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है। जब इतनी सारी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वीआईपी हो, वीएलसी हो, हेल्थ ट्रेनिंग हो, कोई भी ट्रेन, इतनी हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, तो कैपेबल तो हम बन जाते हैं। बट जो कंसर्ननेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही डेवलप कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी डेवलप नहीं कर सकता, आपकी अपलाइन भी इसमें हेल्प नहीं कर सकती। वो जो वाई ढूंढना है ना, और बिना वाई के ये बिजनेस नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस बिजनेस की है तो वो यही है कि आप अपना वाई चुन लीजिए कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। आप अपने सपने चुन लीजिए कि आप किस सपनों के लिए काम करना चाहते हैं। भले ही मर्सिडीज हमारे घर में आ चुकी है, बट सपने अभी भी खत्म नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिनके पीछे हम लोग दिन रात आज भी मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, नो मीटिंग्स ले रहे हैं लगातार। पूरा शेड्यूल ऐसे ही रहता है, क्यों? सपने कभी खत्म नहीं हुए। अभी अगर हम 3.5-4 लाख पे पहुंचे हैं तो नेक्स्ट है कि अपनी इनकम को 5 लाख लेके जाना है, उसके बाद रहेगा 10 लाख पहुंचाना है, धीरे धीरे करके। क्योंकि 1 करोड़ पे आप एक साथ नहीं पहुंच सकते, है ना, इतनी जल्दी भी नहीं पहुंच सकते। तो आपको अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। गोल सेटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन वेस्टीज। गोल सेट अपना जरूर करिए। और गोल सेटिंग जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अपने 3 महीने का गोल जरूर सेट करिए कि आप इस 3 महीने में क्या अचीव कर रहे हो। और जब आप अपने ड्रीम्स को डेट दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गोल बन जाती है। आपकी ड्रीम जरूर होंगे कि आपको ये कार चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, आपको XYZ जो भी चीज चाहिए। बट अगर आपने उसके आगे डेट नहीं डाली कि आपको कब तक अचीव करनी है, तो वो आपका गोल नहीं बनता, वो आपका ड्रीम ही बन के रह जाता है। हम लोग डेट डालते हैं, और हमने डेट डाली हुई थी कि नहीं हमें ये गोल अचीव करना है, और हर गोल के आगे हम डेट डालते हैं, हर ड्रीम के आगे कि नहीं हमें ये अचीव करना है। तो दैट इज वाई हम लोग उस टारगेट को जल्दी अचीव भी कर पाते हैं। दूसरी चीज, एक नेटवर्क मार्केटिंग में, एक जो नेटवर्क मार्केटर होता है ना, उसकी लाइफ में 2 चीजें होती हैं, एक ऑन स्टेज होती है, एक ऑफ स्टेज होती है। राइट? ऑन स्टेज मतलब कि आप जब मीटिंग लेने जा रहे हो, एक तो वो लाइफ हो गई आपकी, या ऑफ स्टेज, राइट, जब आप मीटिंग लेने जाते हो तो आपको एक मौका मिलता है अपने ड्रीम्स को डिक्लेयर करने का, है ना। आपको एक मौका मिलता है कि आप अपनी ड्रीम्स डिक्लेयर कर पाओ कि आपका लाइफ में क्या ड्रीम है, क्या पर्पस है, आप क्या चीजें अचीव करना चाहते हो। उसके साथ साथ आपको मिलता है रिकॉग्निशन जब आप वो चीज अचीव कर लेते हो। अगर आप क्राउन डायरेक्टर बन चुके हो, या यूसीडी बन चुके हो, या कोई लग्जरी कार आपके घर में आ चुकी है, या कोई आपने घर लिया है, तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है स्टेज पे कि आप ये चीज अचीव कर चुके हो। बट ये सारी चीजें अपने ड्रीम्स को, माय डियर फ्रेंड, जो हम अचीव करते हैं अपने ड्रीम्स को, वो कभी भी स्टेज पे अचीव नहीं कर सकते। उसके पीछे जो मेहनत लगती है और जो रूटीन हमारा होना चाहिए, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी जो रूटीन हमारा होना चाहिए। क्योंकि वो जो मेहनत लगती है वो फील्ड पे जाके लगती है ना, वो फील्ड पे जाके लगेगी जो आप ड्रीम्स को अपने अचीव करना चाहते हो। तो 7 ऐसी चीजें जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि 7 ऐसी डेली एक्टिविटीज आप लोगों की क्या होनी चाहिए, जो अगर आप रखोगे डेली बेसिस पे, अगर ये 7 चीजें भी अगर आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आप जो है, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप कब तेजी से आगे ग्रो होते जाओगे। पहली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेली प्लान्स दिखाना। डेली प्लान्स दिखाना वो बहुत, इस बिजनेस में और कुछ नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बस एक जो प्लान सीखना है, राइट, जो प्लान दिखाने का तरीका होता है, बस वो सीख लेना है अपनी अपलाइन से। और मुझे लगता है जैसे ही हम 8% पे आ जाते हैं, अगर हम 8% हो चुके हैं, तो हमें प्लान दिखाना आ जाना चाहिए। मैंने एक भी प्लान किसी और से नहीं दिखाया था जब मैं इस बिजनेस में आई थी। पहला ही प्लान अपने आप दिखाया, गलत दिखाया, सही दिखाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, स्पाइरुलिना को मैंने गैनोडर्मा बना दिया, गैनोडर्मा को कुछ और बना दिया, क्योंकि पता ही नहीं था सप्लीमेंट्स के बारे में। और इतनी जल्दी जान पाना सप्लीमेंट्स को भी बहुत बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज ये एकदम अलग सी कैटेगरी थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बट मैं ये मानती हूँ, शुरू कर दिया जाए, ऑटोमेटिक चीजें होती चली जाती है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमने स्टार्ट कर देना है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ये मानती हूँ जो हमारा गेस्ट है वो दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति है, जिसको कुछ नहीं पता है। आप जो भी बता दोगे उसको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको भी सप्लीमेंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में है। तो इस तरीके से मैंने तो बताना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे करके फिर सही पीपी आ गई, सही प्लान दिखाना भी शुरू कर दिया। बट टूटे फूटे प्लान में भी मेरी ज्वाइनिंग आई थी, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। बहुत सारे लोग इनिशिएट ही नहीं कर पाते और अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये सारे कामों के लिए। इस वजह से जो उनकी
ग्रोथ होती है वो लेट होती है, वो जल्दी हो सकती है अगर वो खुद ही प्रेजेंटर बन जाए स्टार्टिंग से, खुद इनिशिएटिव लेके, नहीं गलत होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी मैटर नहीं करता, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं उस काम को करने का। तो पहली चीज कि आप प्लान जरूर दिखाइए। इस बिजनेस में आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, रोज पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? हु इज माई नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट? मेरा नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट कौन है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो प्लान दिखाते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आपको क्या है, नया, आपको नए नए लोग चाहिए। बट एक पॉइंट के बाद हम प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। जब हम सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, गोल्ड स्टार बन जाते हैं, तो वो हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग वाली जो स्टेज होती है ना, वो बंद हो जाती है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी टीम के ऊपर। टीम प्लान दिखा रही है, हम अपने पर्सनल प्लान दिखाते ही नहीं है। आज भी मैं और सुमांशु सर फेसबुक पे रात को, हम लोगों का डेली रूटीन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम नए नए प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं। आज भी हम लोग नई नई लाइक्स क्रिएट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक जगह स्टेगनेंट नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है कंटिन्यूअसली, हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, और इनकम के लिए नए लोगों का आना बहुत जरूरी है। राइट? सो पहली चीज, प्लान्स डेली दिखाने हैं। सेकेंड चीज, जब आप प्लान्स दिखा रहे हो सो मेक श्योर कि फॉलो अप आप टाइम पे करिए। फॉलो अप में अगर लेट हो जाता है, आधी से ज्यादा, आपको पता है 90% जो ज्वाइनिंग, जो कंप्लीट सेल्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, सेल्स जो है वो क्लोजिंग में नहीं हो पाती है। रीजन बीइंग कि उनका टाइमली फॉलो अप नहीं होता है, लेट होता है, लोग फोन नहीं उठाते। मेरा ये मानना है कि फॉलो अप हमेशा ऑन द स्पॉट किया जाना चाहिए। जब प्लान हो रहा है, और प्लान के साथ साथ ही अगर आप फॉलो अप कर दोगे, आपको सेकंड कॉल करने की जरूरत ही नहीं। और रेस्ट 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स या हाफ एन आवर जो है वो फॉलो अप के लिए रखते हैं, और उसके बाद सेल वही क्लोज करते हैं ऑन द स्पॉट। उसको थोड़ा सा सामान देते हैं, जितने का भी वो लेना चाहे, आईटी ग्रीन करते हैं। तो ये लोग जनरली नहीं करते हैं, प्लान दिखा के इंसान को छोड़ देते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने से कॉल आएगा। वो कभी आता नहीं है, सामने वाला कभी आपको कॉल नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्लोजिंग हमारी नहीं हो पाती। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। क्या? अटेंड मीटिंग्स, अटेंड ऑल द इवेंट्स, अटेंड ऑल द मीटिंग्स। जितनी भी मीटिंग्स आपको मिल रही हैं, जितनी भी इवेंट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मिल रहे हैं चाहे ऑफलाइन मिल रहे हैं, मेक श्योर कि आप हर एक इवेंट को अटेंड करो। मुझे लगता है जब तक आप ट्रेनर को रिप्लेस ना कर दो, तब तक वो इवेंट लगातार अटेंड करते रहो, चाहे वो वीएलसी क्यों ना हो, वो वीआईपी क्यों ना हो, वो लीपी क्यों ना हो, कोई भी मीटिंग अगर हो रही है, बार बार उसको अटेंड करते रहिए जब तक आप ट्रेनर को रिप्लेस ना कर दे। बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा, एक बार अटेंड कर ली, 2 बार अटेंड कर ली, 5 बार अटेंड कर ली, अब फिर वही 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 सेम चीज, एयर प्यूरिफायर, वही सेम चीज, वाटर प्यूरिफायर, बार बार क्या अटेंड करना, है ना। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए उन लोगों से, तो वो लोग बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती। और यहाँ पर मेन बिजनेस ही प्रोडक्ट्स का है। अगर हमें पता ही नहीं होगा अपने बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, हम बहुत आगे इस बिजनेस में नहीं जा सकते। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? रिमाइंडर कॉल जरूर सेट करिए कि आपको रिमाइंड कराना है मीटिंग्स के लिए। खाली मैसेज भेजना जो होता है वो रिमाइंड कराना नहीं होता, कि हमने बस मैसेज ड्रॉप कर दिया, नहीं। रिमाइंड कराइए अपने एसोसिएट्स को, रिमाइंड कराइए अपने गेस्ट को, जो भी मीटिंग हो रही है उसमें प्लग इन होने के लिए। देन डेफिनेटली आप देखेंगे आपका काउंट बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी लिस्ट में फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी लिस्ट में रोजाना 3 से 4 नाम जरूर ऐड करिए। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप ग्राउंड पे हो, आप किसी भी लेवल पे हो, अपनी डायरी में जरूर 3 से 4 5 नाम जरूर ऐड करिए। आप लगातार जब ऐड करेंगे, आप देखिएगा कि आप लगातार प्रोस्पेक्टिंग में बिजी रहेंगे। आप नो डेली आपकी जो लिस्ट है वो बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट के बाद हम डायरी पे काम करना बंद कर देते हैं, वो लिस्ट को इंक्रीज करना कम कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, पूर्णिमा जी, अभी हमने 7 मंथ्स पहले एक जन को, मैंने ही प्रोस्पेक्टिंग करी थी फेसबुक के थ्रू, ही कॉन्टैक्टेड, एंड मैंने उनको वेस्टीज स्टार्ट कराया विद इन 7 मंथ। सिर्फ जोन पे ही उन इंसान के साथ हमने काम किया, और 7 महीने के अंदर ही इज डायमंड डायरेक्टर नाउ। कार फंड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुल चुका है, कार फंड स्टार्ट हो चुका है। His highest income is 30+, और इस मंथ जो चेक आने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 35,000 जरूर बनेगा इस मंथ के अंदर। 35 to 40 क्लोज करेंगे वो। हाँ, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फेसबुक
फेसबुक या इंस्टा से जो हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एग्जाम्पल है जो आपके थ्रू लोगों को मैसेज जरूर जाना चाहिए कि नहीं, ये भी इफेक्टिव होता है, बस हमें नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे मुझे ये लगता है कि आपका जो नया इंसान आ रहा है, आप खुद नहीं जानते वो नेक्स्ट सिद्धार्थ सर होंगे या विवेक सक्सेना सर होंगे या कोई भी क्यों ना हो, आपको नहीं पता वो इंसान कब कैसा निकल जाए, आप नहीं जानते हो। चाहे आपने फेसबुक से इनवाइट किया हो या पर्सनली इनवाइट करा हो, कैसे भी, बट उसके साथ आपको 100% देना बहुत जरूरी है। आप 100% एफर्ट दीजिए उस इंसान के साथ आगे बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रोस्पेक्टिंग डेली बेसिस पे करनी है। 6 पॉइंट, जब आपने नेम्स ऐड कर लिए हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करिए उसको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग हैबिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग बुक्स को तो अपनी लाइफ से हटाना ही नहीं है, और कोशिश करिए, कीप ट्राइंग कि आप ना एवरी मंथ एटलीस्ट 1 से 2 बुक जरूर फिनिश करिए। अभी जो मेरी रिसेंट बुक चल रही है, मैं आपको बताऊं, मेरी और सुमांशु हम लोग एक ही बुक को पढ़ते हैं, द वन थिंग। एक ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो, और लाइफ के अंदर ना लोग भटकते हैं इसीलिए क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे करते हैं, बहुत सारी चीजों में एक साथ हो जाते हैं, उनका माइंड इधर भी चल रहा होता है, उनका माइंड इधर भी चल रहा होता है, वेस्टीज को भी 100% नहीं दे रहे होते, दिमाग में और कुछ चल रहा होता है, क्या कर ले क्या कर ले, जिस काम में वो होते हैं वहां पर 100% नहीं देते। तो डेफिनेटली अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक चीज पे फोकस करके आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही काम पे फोकस करिए जो आप कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक स्टोरी मैं आपको जाते जाते बताना भी चाहूंगी, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे अगर ऑडियंस की तरफ से होंगे। एक बात शायद आपने सुनी भी हो, 2 फ्रॉग्स होते हैं, एक बार 2 मेंढक होते हैं, और वो दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। उसमें से एक बहुत मोटा मेंढक होता है और एक पतला होता है। मोटू पतलू वाली एक स्टोरी है कि मोटा मेंढक होता है और पतला होता है। दोनों पानी के अंदर तालाब में होते हैं, एंड देन काफी देर जब वो तालाब के अंदर होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि बहुत देर हो गई, चलो एक्सप्लोर करके आते हैं, कहीं और घूम के आते हैं। अब तो वो धीरे धीरे चलते, जब वहां से निकलते हैं तो एक गांव में पहुंच जाते हैं, वो कूद कूद के, और उन्हें खुद पता नहीं चलता वो इतनी दूर कैसे आ गए। तो जब वो एक गांव में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक वहां पे इंसान दूध निकाल रहा होता है गाय के अंदर से। तो उनको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को गाय के अंदर से दूध निकालते हुए देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर से वाइट वाइट पूरा निकल रहा था, तो वो कह रहे हैं हमने तो कभी वाइट पानी देखा ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, वाइट पानी भी होता है क्या? तो उस टाइम वो बकेट रख के, जो दूध वाला होता है वो भूल जाता है और बकेट रख के किसी काम से बाहर चला जाता है। तो वो दोनों सोचते हैं कि चलो इस बकेट के अंदर देखते हैं कि ये पानी कैसा होता है, सफेद पानी हमने तो कभी देखा नहीं कैसा होता है। तो दोनों उसके अंदर छलांग लगा देते हैं। जब दोनों छलांग लगा देते हैं, कुछ मिनट तैरने के बाद, कुछ मिनट उसके अंदर तैरते हैं, एंड देन वो सोचते हैं कि चलो अब बहुत देर हो गई, अब बाहर निकलते हैं और वापस अपने घर चलते हैं। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बकेट ना बहुत ऊंची होती है, वो एक कोने से छलांग लगाते हैं बट निकल ही नहीं पाते। वो बहुत ट्राई करते हैं निकलने का, और मोटा वाला तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाता, वो बहुत अपना ट्राई कर रहा होता है। तो मोटा वाला जो है वो पतले वाले को बोलता है कि मैं तो नहीं निकल पा रहा इसके अंदर से, अब हम क्या करें? तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि चलो अभी थोड़ी देर और रहते हैं इसके अंदर, मजा आ रहा है, थोड़ा और एंजॉय करते हैं, फिर निकल जाएंगे, फिर और कोशिश करेंगे दोबारा निकलने के लिए। उनको 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा हो जाता है उसके अंदर। अब वो पूरी तरीके से थकने लगते हैं क्योंकि वो 3 घंटे से उसके अंदर हाथ पैर मार रहे होते हैं उस पानी के अंदर, और वो निकल नहीं पा रहे होते हैं। तो फाइनली जो मोटा वाला होता है वो इतना ज्यादा ना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है, वो बोलता है अपने पतले वाले फ्रॉक को, अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को, कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता। तो वो पतला वाला फ्रेंड उसको बहुत समझाता है कि नहीं, अगर तुम हाथ पैर नहीं मारोगे तो तुम इसके अंदर डूब के मर जाओगे, तुम गिर जाओगे और तुम अंदर घुस जाओगे। वो कहता है कि मुझसे और नहीं हो पा रहा है, एंड मैं नहीं कर सकता अब, और वो अपने हाथ पर ऐसे ही छोड़ देता है और अंदर डूब के मर जाता है। ये देख के पतला वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब क्या करे, क्योंकि इतना जिगरी दोस्त उसको 2 मिनट के अंदर उसने खो दिया, और उसे अब समझ में नहीं आ रहा होता, चैलेंजिंग हो चुका होता है कि इस बकेट से अब बाहर कैसे निकला जाए। वो कोशिश कर रहा होता है, निकल वो भी नहीं पाता, वो बहुत छलांग लगाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पा रहा होता। फिर
बट उसके अंदर एक चीज थी कि वो सोचता है कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, हो सकता है शायद कोई आ जाए, मुझे देख ले इसके अंदर तैरता हुआ और मुझे बाहर निकाल दे। सो ही डिसाइडेड नॉट टू क्विट, और वो लगातार उसके अंदर फिर से हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपने देखा होगा जब नो वो, क्योंकि जो दूध था वो 3 घंटे से उसके अंदर मार रहा था, तो दूध में से मक्खन निकल आता है, आपको पता होगा जब हम यस, चलाते हैं दूध को तो दूध के अंदर हाँ से जी। मक्खन निकल आता है। ओह और गॉड! वही चीज उसके साथ होती है, क्योंकि वो दोनों इतनी देर से कर रहे होते हैं, उस दूध के अंदर छलांग लगा रहे होते हैं, तो उसमें से मक्खन निकलना स्टार्ट हो जाता है, और दूध जो होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है, और जब वो थिक यस, होता है, थिक हो जाता है पूरा, तो अब उसके लिए बहुत इजी हो जाता है जंप करना। वो एक छलांग मारता है और वो बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आता है वो खुश तो होता है, बट उसके साथ साथ वो इतना ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो अपने एक दोस्त को खो चुका था, जिसने जो और मेहनत नहीं कर पाया। एक पॉइंट के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई वांट टू क्विट, और मैं क्विट करना चाहूंगा, मैं और नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। तो वहां से बिल्कुल वो सदमे में जाता है, वो शॉक्ड होके बिल्कुल वहां से निकल जाता है उस जगह से, और अपने घर चला जाता है। जब वो घर चला जाता है तो किसी को नहीं बताता वो कि इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं शेयर करता। और फिर उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद उसके बच्चे होते हैं फ्रॉक के, और फिर थोड़े टाइम बाद वो उन बच्चों को स्टोरी बताता है कि आपको पता है, एक बार मैं और मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, मेरा मोटा फ्रेंड हुआ करता था, और हम दोनों एक बार दूध के बकेट में फंस गए थे, और बस मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी क्विट नहीं करूंगा। इसकी वजह से आज शायद मैं तुम्हारे सामने हूँ, बट अगर मैं उस दिन ये सब कुछ कर लेता, या फिर मैं हार मान लेता, क्विट डिसीजन ले लेता क्विट करने का, तो शायद तुम आज नहीं होते, तुम बच्चे मेरे सामने आज नहीं होते। तो वो अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहा होता है कि लाइफ में जो भी काम करो 100% करना, और पूरी मेहनत के साथ करना, क्विट नहीं करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हो सकता है तुम्हें रिजल्ट शायद थोड़े टाइम बाद मिले, जब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट का उस मोमेंट पे तुम्हें रिजल्ट ना मिले, हो सकता है तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाए, बट रिजल्ट तो तुम्हें मिलेंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर। तो आई होप कि आप इस स्टोरी से समझ पाए होंगे कि वेस्टीज भी इसी तरह ही है। कुछ लोगों को जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अपनी टीम में से, उनको शायद वो 6-7 मंथ के अंदर डायमंड बन गए, बट हर कोई शायद नहीं बन पाता है इतनी जल्दी, वो लेवल नहीं कर पाता, या फिर जो ड्रीम इनकम होती है उस पे नहीं पहुंच पाता। बट एक दिन आप जरूर पहुंचेंगे, सबका टाइम अलग होता है ना, सबका जो टैलेंट होता है वो अलग होता है, स्किल्स अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के आप उस लेवल पे कब पहुंचेंगे, या आप उस ड्रीम इनकम पे कब पहुंचेंगे। बट एक चीज हमारे हाथ में है, दैट इज हार्ड वर्क। अपना हार्ड वर्क करते रहिए, पेशेंस के साथ लगातार काम करते रहिए, अपना 100% दीजिए, मैटर नहीं करता। क्विट ना करने वाली हैबिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को करें, क्विट ना करें। बहुत सारे लोग बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, मैं देखती हूँ, और वो 5-6 पेजेस होते हैं या फिर आधी बुक होती है, वो उस बुक को बंद करके रख देते हैं। उनको खत्म करने वाली हैबिट नहीं होती है। तो किसी भी काम को शुरू करें तो उसके एंड तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एंड में ही मिलता है, वो बीच में भी नहीं मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में भी नहीं मिलेगा। तो नेवर एवर क्विट वाला एटीट्यूड हमें रखना है। 3 साल इस बिजनेस को जरूर देने हैं, बिकॉज आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ज्यादा 3 साल के बाद मिलते हैं। 3 साल तक एक लर्निंग वाला फेस होता है, जहां पर आप अप्स एंड डाउन होगा आप लोगों के साथ, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, गिरोगे, उठोगे, फिर सीखोगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारी मैंने चीजें सीखी इन 2.5 साल के अंदर, और मुझे समझ में आया कि अगर हम क्विट ना करें तो हम कितना आगे पहुंच सकते हैं। बस बहुत सारे लोग ना लोगों ने मना कर दिया, उसको अपने दिल पे लगा देते हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग रिजेक्शन से रख रहे हैं। तो रिजेक्शन आर दी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, और मुझे लगता है खाली इसी बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये पूरा ना बाहर भी है। अगर हम कोई साड़ी लेने जाते हैं या कोई सूट लेने जाते हैं, जनरली स्पेशली अगर लड़कियों की बात करूं, तो क्या पहला सूट देख के हम उठा लेते हैं? नहीं, हम बहुत सारे सूट देखते हैं, हम बहुत सारी ड्रेसेस देखते हैं, हम बहुत सारी साड़ी देखते हैं, सूट्स देखते हैं, और फिर जाके एक सिलेक्ट करते हैं। और हो सकता है सिलेक्ट भी ना करें, है ना, हो सकता है वो इतनी मेहनत करने के बाद वो दुकानदार जब हमें दिखाता है, हम बोल देते हैं नहीं, हमें अच्छी नहीं लग रही, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम किसी दूसरे पे देखेंगे। तो क्या वो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देता है? वो दुकानदार कभी दुकान बंद नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कोई बात नहीं, अगला ग्राहक जब आएगा
तो उसको दिखाऊंगा। वो कभी इस एटीट्यूड के साथ ना दुकान खोलता ही नहीं है कभी भी। सो हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 लोग नहीं माने तो हमारे अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है कि ये मान नहीं रहे हैं, नो रेडी नहीं हो रहे हैं, बिजनेस को समझ नहीं रहे हैं, या समझ रहे हैं तो इन्होंने हाँ नहीं बोली, 10 लोगों को कॉल मिलाया, 10 के 10 नहीं फोन नहीं उठाया। तो ये ना पार्ट है, ये हर बिजनेस का पार्ट है। हर हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, खाली वेस्टीज में ऐसे नहीं होता। तो ये इस चीज को हमें समझना चाहिए, बहुत मेच्योरिटी के साथ हमें समझना चाहिए। और हमें नो आगे बढ़ते रहना है। रिजेक्शंस तो हमें मिलेंगे, किसी भी बिजनेस में मिलेंगे, वेस्टीज की बात नहीं है, हर बिजनेस में रिजेक्शंस होते हैं। रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। और ये तो बहुत बड़ी बात है सूट वाली रिजेक्शन। तो मैं आपको बताऊं मैम, ऑटो वाले के साथ भी हम करते हैं बार्गेनिंग, और ये हमारा एटीट्यूड है। सब्जी वाला जो होगा उसके साथ तक हम बार्गेनिंग करते हैं, 20 रुपए का बोलेगा तो 15 रुपए देते हैं। बट नो, ऐसा थोड़ी ना सब्जी लेना बंद कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट है इस चीज को, और हमें समझना चाहिए। एंड डेफिनेटली आई होप मैं आप लोगों को काफी चीजें आज 1 घंटे के अंदर या 40